हेलो एवरीवन। आप हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेसेस को। और स्टेज वन का जो प्रोसेस है जिसको हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड कहते हैं, उस प्रोसेस को पूरी तरह देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो की कड़ी में हम लोग स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री और आगे की कड़ियों में जाते जाएंगे। तो पहले स्टेज को हम लोग आज डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जितने भी आप लोग हैं वो लाइव चैट पे अपने अटेंडेंस को दे देंगे, है ना। इससे आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड देखने का प्रयास करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में अमीनो एसिड्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, ये सब मैंने पहले डिस्कस करके रख लिया है। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होना जरूरी है। इस प्रोसेस के लिए हमको जिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है वो है मैग्नीशियम +2 आयंस। मैग्नीशियम +2 की आवश्यकता पड़ेगी। एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। 20 अमीनो एसिड्स चाहिए क्योंकि हमको उनको एक्टिवेट करना है। ठीक, हमको इस अमीनो एसिड को राइबोसोम्स के पास या एमआरएनए के जो कोडॉन्स है उन कोडॉन्स के पास ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोगों को टीआरएनए की भी आवश्यकता होगी। ठीक, और ये टीआरएनए जो है वो 32 या फिर 32 से ज़्यादा होते हैं। देखिए, एक अंदाज़ा आप सभी को लग रहा होगा कि 20 अमीनो एसिड तो है तो 20 टीआरएनए होने चाहिए, लेकिन 20 टीआरएनए नहीं हो करके वो टीआरएनए उससे ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि टीआरएनए कितने होते हैं तो आप 32 या 32 से ज़्यादा बोल सकेंगे। एक मुख्य एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अब ये वो जितने एंजाइम्स हैं वो 20 होंगे, क्योंकि इस एंजाइम का काम क्या है, इस एंजाइम का काम यह है कि ये टीआरएनए जो है उस टीआरएनए का अटैचमेंट एमिनो एसिड से करेगा। तो इस टीआरएनए का अटैचमेंट थोड़ा अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जो टीआरएनए है वो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए इसका नाम इसीलिए ही पड़ा है क्योंकि इस का काम ही क्या है कि वो अमीनो एसिड को बेसिकली एमआरएनए के प्रेजेंट जो ट्रिपलेट कोडॉन्स है उनके पास लाए। अब आप देखिए, जैसे कि आपको बेसिक्स पता होगा कि अमीनो एसिड के पास एक एक्सेप्टर आर्म प्रेजेंट होता है। इस एक्सेप्टर आर्म में हमारे पास अमीनो एसिड आकर के इस टीआरएनए से जुड़ेंगे। इस टीआरएनए के पास अमीनो एसिड आकर के जुड़ेंगे, उसके एक लूप जिसको अपन लोग एंटी कोडॉन लूप कहते हैं, टीआरएनए के बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया, ये कॉम्प्लीमेंटरी होगा एमआरएनए में प्रेजेंट कोडॉन्स से। ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा एमआरएनए में प्रेजेंट कोडॉन से। ठीक, जो कोडॉन यहां पे रहेगा उसी कोडॉन का अमीनो एसिड टीआरएनए के एक्सेप्टर आर्म से जुड़ा रहेगा। अब इस टीआरएनए और अमीनो एसिड के कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए सबसे पहले
अमीनो एसिड्स को 2 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, तब मैं बोल सकूंगा कि अमीनो एसिड्स पूरी तरह एक्टिवेट हो गए हैं। अब वो टीआरएनए के पास आकर के जुड़ चुके हैं और टीआरएनए उनको एमआरएनए के कोडॉन्स की तरफ ले करके जाएंगे। तो हमको देखने का सबसे पहला स्टेप यह है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन का तात्पर्य वही है कि अमीनो एसिड इस टीआरएनए के साथ, देखो आपको अमीनो और एसिल दोनों ही चीजों का मतलब समझ में आएगा, आप निश्चिंत रहिए। ये अमीनो एसिड्स के पास जुड़ जाएंगे, इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज से। अब देखिए इस प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वह साइटोप्लाज्म में होगा। यह आपको बहुत ध्यान पे रखना पड़ेगा कि एमआरएनए या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम लोगों को न्यूक्लियस में देखने को मिला था इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ध्यान पे होगा, है ना। प्रोकैरियोट्स में एज सच कोई कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस पे, इस कारण से मैं कह सकता हूं कि उसमें न्यूक्लियोइड जो है वो साइटोप्लाज्म में ओपन है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान पे रखना पड़ेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है और हर एक अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो 20 अमीनो एसिड्स को डिफरेंट टीआरएनए से अटैच करेंगे, उस प्रत्येक अटैचमेंट के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होंगे और मैं कह सकता हूं कि अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए से एस्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ेंगे। इस कारण से मैं बोलूंगा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का काम यह है कि वो 20 अमीनो एसिड्स को एस्टरीफाई करेंगे उनके रेस्पेक्टिव टीआरएनए में। आशा करता हूं इतना आपको समझ पे आया होगा। ठीक, हमारे पास 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है। उनका काम क्या है कि वह एस्टरीफाई करेंगे टीआरएनए से 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। सबसे पहली प्रक्रिया यह है कि अमीनो एसिड्स एटीपी के साथ बाइंड होकर के, अमीनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड होकर के 5' अमीनो एसिल एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यह हुआ अमीनो एसिल एडिनाइलेट का फॉर्मेशन। और आपको मैं याद दिला दूं कि एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर आपको ध्यान पे है, और एक न्यूक्लियोटाइड के पास नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर प्रेजेंट होते हैं। तो अमीनो एसिड एटीपी से बाइंड होकर के, एक्चुअल में यही प्रोसेस है, ये अमीनो एसिड एडिनाइलेट बनाने के बाद इसका जो ट्रांसफर है अमीनो एसिड का वह टीआरएनए में होने वाला है। लेकिन उससे पहले अमीनो एसिड को एटीपी के साथ रिएक्शन करके 5' अमीनो एसिड एडिनाइलेट बनाना होता है। चलिए इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखते हैं। एक अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि एक अमीनो एसिड के पास एक कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिनको हम लोग स्टीरोजेनिक कार्बन कहते हैं। किसी को नहीं पता तो वो अमीनो एसिड का लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट स्पीड से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस कार्बन के पास आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस कार्बन के पास
कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। एक अमीनो एसिड का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर या जनरल स्ट्रक्चर आप सभी के सामने है। ये जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। तो इसी को मैंने कुछ इस तरह से लेनिंजर से बुक है उससे मैंने निकाल लिया। अब आप देखिए एटीपी को ध्यान से देखिए कि एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसको मैं हाइलाइटर की सहायता से कि एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है तो एडेनिन बेस शुगर से अटैच रहेगा। याद करिए मैंने डीएनए रेप्लिकेशन और बाकी सब जगह में इस सब चीज़ों का वर्णन किया है। और ये एक एटीपी है, इस कारण से ये मैं आपके सामने राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबो शुगर की बात कर रहा हूँ। वही पेंटोस शुगर प्रेजेंट रहता है और इस 5th कार्बन पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। इस 3 फॉस्फेट ग्रुप में क्रमशः जो फॉस्फेट ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किया जाए तो जिस 5th कार्बन से सबसे जो पहला फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे 5 अल्फा कार्बन, अल्फा फॉस्फेट। ठीक, इस अल्फा से अटैच्ड फॉस्फेट को हम लोग बीटा फॉस्फेट कहेंगे और इस बीटा से अटैच्ड फॉस्फेट को हम लोग गामा फॉस्फेट कहेंगे। क्लियर? अब देखिए बेसिस में भी नंबरिंग होती है लेकिन शुगर में नंबरिंग डिफरेंट करने के लिए आप सभी को पता है कि हम 2 डैश 1 डैश 3 डैश और 4 डैश का सहारा लेते हैं। तो इस 5 डैश कार्बन में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। अब आप देखिए कि अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, याद रखे रहना, अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैक करेगा अल्फा फॉस्फेट पर एटीपी के। इससे क्या होगा कि जो बीटा और गामा फॉस्फेट है वह एज ए बाई प्रोडक्ट पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में निकल जाएंगे और जो कॉम्प्लेक्स हम लोगों के सामने बन के आ रहा है वो क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अटैक किया फॉस्फेट ग्रुप में। अच्छा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप में भी ऑक्सीजन जो है वह अटैक करेगा क्योंकि वह एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, है ना। इस अटैक से काम क्या होगा कि अमीनो एसिड जो है वो एटीपी तो नहीं रहेगा वो, अब वो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। तो उस एटीपी के सेगमेंट में जुड़ जाएगा विद द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट। ठीक, अब आप देखिए कि ये 5 डैश ग्रुप हो गया, इस कारण से नाम इस कॉम्प्लेक्स का हो गया 5 डैश। अब अमीनो एसिड इससे आकर के जुड़ा इसलिए मैंने अमीनो ग्रुप लिख दिया क्योंकि अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो ग्रुप कहला रहा है RC डबल बॉन्ड OO, ये बेसिकली एसिल ग्रुप कहलाता है। तो इस कारण से ये एसिल ग्रुप हो गया। ठीक, अब ये मोनोफॉस्फेट पे है, इस कारण से मैं इसको AMP लिख सकता हूं या फिर मैं इसको एडिनाइलेट फॉर्म पे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 5 डैश अमीनो एसिड AMP या फिर इसको बोलूंगा 5 डैश अमीनो एसिड एडिनाइलेट। अमीनो एसिड
AMP या एडिनाइलेट बनाने के बाद सेकेंड स्टेप जो है वह होता है फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड tRNA। आप देखिए पहले स्टेप उसने एमिनो एसिड एडिनाइलेट या एडिनिन मोनोफॉस्फेट बनाया। अब ये जो 5' अमीनो एसिड AMP है वो tRNA के साथ रिएक्शन करके फाइनल एमिनो एसिड tRNA बनाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड को सबसे पहले एक्टिवेट किया गया और उसका कॉम्प्लेक्स फिर बनाया जा रहा है tRNA के पास। ठीक, उस रिएक्शन के बाद यह देखने को मिला कि सभी tRNA सिंथेटेज एंजाइम को ई कोलाई में डिटरमाइन इनके स्ट्रक्चर को कर दिया गया है। अब मुख्य काम tRNA सिंथेटेज का ही होने वाला है। लेकिन मैं क्या बोल सकता हूं, रिसर्चर्स ने इनके स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस और इनके रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अनुसार इनको टोटल 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। किसको? tRNA सिंथेटेज को। जो अमीनो एसिड AMP बना हुआ है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? tRNA से। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो tRNA सिंथेटेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये टोटली 2 क्लासेस में डिवाइड हो गए हैं। डिफरेंस इनके प्रोटीन स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये एंजाइम है इस कारण से इनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की हायरार्की है वो इसी तरह से इसमें इनके स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस देखा गया है। तो tRNA सिंथेटेज में प्राइमरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होने की वजह से इनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है और रिएक्शन मैकेनिज्म्स की वजह से भी इनमें जो डिफरेंसेस है उस कारण से भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स को मैं अभी आपको डील कर दूंगा कि किस तरह से यह tRNA के साथ एमिनो एसिड ग्रुप आकर के जुड़ता है। एकदम सिंपल सा फंडा है, आपको चीजें बहुत ही ध्यान से रखनी है याद, और आप बिल्कुल इस चीज से आप बन जाएगा आपका काम। चलिए आपको थोड़ा सा tRNA के बारे में याद करवा देता हूं कि जो tRNA होता है उस tRNA के (3' एंड में अगर मैं 3' से रीड करूं तो यहां पे हम लोगों को बेसेस जो दिखते हैं वो ACC प्रेजेंट रहते हैं। अगर मैं 3' to 5' रीड कर रहा हूं तब, लेकिन मैं 5' to 3' रीड करूंगा तब मेरे को बोलना पड़ेगा कि जो एक्सेप्टर आर्म में जो 3' एंड है उसमें CCA बेसेस प्रेजेंट रहते हैं। इस एक्सेप्टर आर्म में मैंने इस एडेनिन को इलाबोरेट करके इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ध्यान से देखना सभी, देखिए ये tRNA है। इस tRNA को इसका अटैचमेंट 110% न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म पे ही राइबोन्यूक्लिक एसिड में हुआ होगा। तो मैं एक एडेनिन को ओपन करूंगा तो एडेनिन इसके साथ अटैच्ड शुगर रहेगा, ठीक, राइबोस शुगर, और उसमें एक फॉस्फेट रहेगा। यही न्यूक्लियोटाइड्स से आरएनए बना हुआ है। याद करिए आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में पढ़ाया है, वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो इसी चीज को मैंने एक न्यूक्लियोटाइड्स को ओपन करके दिखा दिया है कि एक फॉस्फेट ग्रुप एडेनिन 3' एंड पे, अभी इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरे आप खुद सोचिए ना भाई, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा हो आपको।
कि एक टीआरएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है ये क्लोवर लीफ मॉडल था, आपने पहले ही चीज़ों को पढ़ रख के रखा हुआ है। और 3' एंड में ये यहाँ पे एडेनिन बेस है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन का एक्सपेंशन करने का कोशिश करूंगा तो एक फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है सर, और एक शुगर ग्रुप देखने को मिलेगा, फिर एडेनिन देखने को मिलेगा, तभी एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये 3' एंड ऑफ टीआरएनए को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखो 3' एंड में जो राइबोस शुगर है इसका मुख्य भूमिका रहेगा। और क्लास 1 टीआरएनए 2 क्लासेस बताया। अब पहली क्लास का डिस्क्रिप्शन आपके सामने कि जो सेकंड, याद रखे रहना, सेकंड OH ग्रुप है राइबोस शुगर का, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है। क्लास 1 के केस में जो सेकेंड OH ग्रुप है उसका ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अटैक करेंगे अमीनो एसिड AMP, अभी बनाए हमने अमीनो एसिड AMP पर, ठीक है। अमीनो एसिड ATP से जुड़े, एडिनाइलेट फॉर्म पे जुड़ गया, तो ये अटैक करेगा उसी कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर, याद करिए, जिसका ऑक्सीजन ATP पर अटैक किया था। जैसे ही इसके लोन पेयर्स इसके ऊपर अटैक करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन है फॉस्फेट का, यह अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके ये जो बाई प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा। अब जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास AMP, क्योंकि एडेनिन मोनोफॉस्फेट, सोचिए एडेनिन मोनोफॉस्फेट पहले आकर के जुड़ा, इसने मदद किया क्या, अटैचमेंट के लिए टीआरएनए पर। अब क्लास 1 टीआरएनए सिंथेटेस जो है वो इस रिएक्शन को पूर्ण कर रहा है, और क्लास 1 जो है वो 2' कार्बन राइबोस शुगर का OH को अटैक करवाएगा और AMP रिलीज करवाएगा। अब मैं बोल सकता हूं एक फाइनल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस टीआरएनए में। फाइनल हम लोग देखते हैं अभी, है ना, इस रिएक्शन के बाद। सेकेंड क्लास का मैकेनिज्म आपको बताता हूं। सेकेंड क्लास का मैकेनिज्म के बारे में बात करूं तो टीआरएनए को मैंने फिर से एक्सटेंड किया। सेकेंड क्लास टीआरएनए सिंथेटेज में थर्ड 3' कार्बन जो है वह कार्बोक्सिल ग्रुप में अटैक करेगा अमीनो एसिड AMP। क्लास 1 क्या बोला, सेकेंड कार्बन, और क्लास 2 में 3' कार्बन का OH। ध्यान पे रखना रिएक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंस, इस कारण से टीआरएनए का 2 क्लास, ठीक। बाकी सेम प्रक्रिया वैसे ही जैसे मैंने आपको क्लास 1 में अभी बताई। दोनों ही केसेस में जब रिएक्शंस होंगे तो आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी आप भूल जाइए यहाँ पे जो एरो बना हुआ है, आप पहला वाला याद रखिए कि जब सेकेंड 2' कार्बन का OH अटैक किया होगा तो हम लोगों को यह चीजें देखने को मिलेगी कि जो OH ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ सेकेंड कार्बन में अटैक हो जाएगा। ये किसकी प्रक्रिया हुई, ये प्रक्रिया हुई क्लास 1 टीआरएनए सिंथेटेस की। वही रिएक्शन कंप्लीट होकर के मैंने आपको यहां पे दिखाया। दूसरे सेक्शन पे आप देख सकते हैं कि 3' OH पे हमको अमीनो एसिड ग्रुप अटैच देखने को मिलेगा, और दोनों ही केस में AMP एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया है, ठीक। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये क्लास 1 टीआरएनए सिंथेटेस के द्वारा, और ये बनाया गया है क्लास
2 टीआरएनए सिंथेटेज के द्वारा। अब आप देखिए, तो इस प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड टीआरएनए। अब देखिए, क्लास 1 का जो टीआरएनए सिंथेटेज था, जो सेकेंड कार्बन के ऊपर अटैक किया था, बेसिकली जनरली यह देखा गया है कि 3' कार्बन के OH में ही अमीनो एसिड ग्रुप अटैच होता है। तो क्लास 1 ने सेकेंड कार्बन में अटैच करके अमीनो एसिड टीआरएनए बना लिया। तो जनरली यह देखा गया है कि वो 3' कार्बन में अपने पूरे अमीनो एसिड ग्रुप को शिफ्ट करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन में होगा क्या कि जो 3' किसका होगा, क्लास 1 टीआरएनए सिंथेटेज से जो बना हुआ है प्रोडक्ट, 3' OH ग्रुप जो फ्री है, फ्री था ना, क्योंकि सेकेंड 2' कार्बन के ऊपर अटैच हुआ था, उसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगेन अमीनो एसिड के ऊपर अटैक करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर की वापस शिफ्टिंग करके इस हाइड्रोजन को भी अपने पास बुला लेगा। इससे होगा क्या कि 3' कार्बन पर अमीनो एसिड ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांस एस्टरिफिकेशन। और ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस से हुआ क्या कि 3' अमीनो एसिड ग्रुप मूव कर गया 3' OH ग्रुप में और जनरेट किया गया अमीनो एसिड टीआरएनए का प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्लासेस टीआरएनए सिंथेटेज के हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट 3' कार्बन पे ही अमीनो एसिड ग्रुप का अटैचमेंट देखा गया है। इनके रिएक्शन मैकेनिज्म्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। मैं बोल सकता हूं क्लास 1 का कॉम्प्लेक्स है, ठीक, क्लास 2 का वो है डायरेक्टली है, वो ट्रांस एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस से वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये 2 क्लासेस आप लोगों के सामने, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग देखने का प्रयास करें तो अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए के साथ और एटीपी की सहायता से, और इस पूरे रिएक्शन में जो कोफैक्टर यूज हो रहा है वो मैग्नीशियम यूज हो रहा है। मैग्नीशियम क्यों यूज कर रहा है ये आप लोगों को मैं डीएनए रेप्लिकेशन में बता चुका हूं, ताकि वो बीटा और गामा जो फॉस्फेट ग्रुप है उनके नेगेटिव चार्जेस को रिड्यूस कर सके और ये फाइनली बनाए अमीनो एसिड टीआरएनए। और एएमपी रिलीज हुआ और पायरोफॉस्फेट पहले रिलीज हो गया था। तो इस तरह से मैं चीजों को ओवरऑल रिएक्शन बोल सकता हूं। कुछ और भी फंक्शंस हैं। एक चीज आप देख चाहिए, कौन कौन से अमीनो एसिड क्लास 1 टीआरएनए से जुड़ेंगे, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामेट, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और वैलिन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी आपको कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। और जो बच गए वो सभी क्लास 2 टीआरएनए सिंथेटेज के मैकेनिज्म्स के थ्रू अमीनो एसिड टीआरएनए बनाने का काम करेंगे। अब हमारे पास टीआरएनए में अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ चुका है। अब इस टीआरएनए को हम लोगों को एमआरएनए के पास ट्रांसफर ले जा करके ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट या इनिशिएट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इनिशिएशन होगा, ठीक। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की बता सकता हूं कि 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसका मेन फंक्शन बोले प्रूफ रीडिंग के लिए। आप ध्यान रखिए कि अमीनो एसिड्स जो है वह आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं। तो टीआरएनए सिंथेटेज ने अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट किया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। आगे हम लोग इलॉन्गेशन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में टीआरएनए की क्या भूमिका है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ने एक्टिवेट किया अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए।
और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हुआ कि ये टीआरएनए सिंथेटेज करेक्ट अमीनो एसिड को करेक्ट टीआरएनए से ही बाइंड करवाएगा। मिथ्योनिन का टीआरएनए केवल मिथ्योनिन अमीनो एसिड से जुड़ेगा, दूसरे से नहीं। तो इस चीज का प्रूफ रीडिंग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज करता है, तो मैं बोल सकता हूं इट एंश्योर्स एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये जो आपका प्रोटीन बन रहा है उसमें ये अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस बिल्कुल सही रहे, उसके लिए अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान पे रखनी पड़ेगी। इतना आप एक्टिवेशन या स्टेज 1 में ध्यान पे रखे रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस किस तरह से इनिशिएट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसलेशन में इनिशिएशन। इस चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। हम लोग सबसे पहले इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।